हेलो। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर 3 सवाल है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला है राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर द कंडक्टिंग मीडियम, दूसरा है डिराइव द वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम, और तीसरा है व्हाट इज़ द स्क्रीन डेप्थ एंड कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस स्क्रीन डेप्थ थिंग। तो ये आपके पास 3 सवाल हैं और ये तीनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक इनका आंसर हम देखते जाएंगे और तीनों ही इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैक्सवेल की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कंडक्टिंग मीडियम की बात कहनी होगी। कंडक्टिंग मीडियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर चार्जेस होते हैं और जिसके अंदर करंट का फ्लो होता है। अगर उसमें पोटेंशियल वगैरह होता है तो करंट का फ्लो होता है। तो आपके पास जो कंडक्टिंग मीडियम है, मान लीजिए उसकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एप्सिलॉन है, ठीक है, उसकी परमिटिविटी है, उसके पास म्यू परमिएबिलिटी है। तो जो मीडियम आप ले रहे हो ये उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने वाले फैक्टर्स हैं। सो कंडक्टिव मीडियम के लिए हम कहेंगे कि एप्सिलॉन और म्यू है। और फिर हम मान लेंगे कि वहाँ पर करंट डेंसिटी भी है कुछ नॉन जीरो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ माननी पड़ेगी कि जो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो किसी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। तो आपका जो कंडक्टर होता है उसमें मोस्ट भी चार्जेस जो होते हैं वो सरफेस पे रहते हैं, सरफेस करंट का वहाँ पर चार्जेस का रहता है, बीच वाले हिस्से में आपका रो जीरो होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपको माननी पड़ेगी कि विद इन द कंडक्टर द चार्ज डेंसिटी इज़ ज़ीरो। तो चार्ज डेंसिटी जीरो होने के कारण नहीं कि वहाँ चार्ज नहीं है। यहाँ ऐसा है, इससे आपको मालूम है कि विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और मैक्सवेल की क्वेश्चन आपको मालूम है कि डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर रो की वैल्यू को आप जीरो कहोगे। सो आपके पास इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? द मैक्सवेल्स इक्वेशन गिव्स पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू रो। और ये जो एप्सिलॉन ई है इसके कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डी बराबर होता है एप्सिलॉन ई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। और फॉर कंडक्टर के लिए मैंने आपको बताया है इससे पहले कि रो जीरो होता है, तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? डेल डॉट बी इज ज़ीरो, जो कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होने की कंडीशन को बिलोंग करती है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। और चौथी इक्वेशन जो थी वो कैसे लिखी जाती थी? डेल क्रॉस बी, मैं अभी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, म्यू टाइम जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म, इक्वेशन नंबर 4। तो आप देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मीडियम की बात कर रहे हैं, तो उस मीडियम के लिए म्यू और एप्सिलॉन की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो पहले आप इसका कर्ल लेंगे, तो आप लिखोगे कंसीडरिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3। कंसीडरिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 इसका मतलब है आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। कर्ल कंसीडर करने का मतलब है आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डेल क्रॉस बी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर इस फैक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, इस फैक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे पास पूरा टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास हो जाएगा डेल बाई डेल टी। और यहाँ पे मैं आपको अब यहाँ पे डेल क्रॉस बी की वैल्यू है, तो देखेंगे जरा हम इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास जो ये म्यू डॉट जे पूरा टर्म यहाँ पर रख देंगे, तो दिस विल बी म्यू जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी जीरो। ये आ गया। ठीक है, आपने वैल्यू यहाँ पर रख दी।
also by vector form of Ohm's law, बाई वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, जे बराबर जो होता है वो कंडक्टिविटी टाइम ई होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये पूरा फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल डॉट ई जीरो है, तो आपके पास बचेगा माइनस डेल स्क्वायर ई, यही टर्म बचा, इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, और यहाँ पर आपके पास बचेगा कंडक्टिविटी टाइम ई प्लस एप्साइलन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा डेल टू ई इज इक्वल टू कंडक्टिविटी टाइम, और चूँकि एक म्यू भी है यहाँ पर तो एक म्यू भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंडक्टिविटी टाइम म्यू डेल ई बाई डेल टी, और प्लस परमिएबिलिटी रहेगी हमारे पास, परमिएबिलिटी रहेगी, और भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर भी म्यू, यहाँ पर भी एक म्यू होता है ना, यहाँ पर भी एक म्यू होगा, तो म्यू डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। जब देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, तो ये यहाँ पर म्यू रहता है, म्यू जे होता है, म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी होता है, ये फैक्टर यहाँ पर रहेगा, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे आता है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी टू ई माइनस म्यू कंडक्टिविटी डेल ई बाई डेल टी माइनस एप्सिलॉन म्यू डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर बराबर जीरो। ये हमारी इक्वेशन आ गई। दिस इज़ इक्वेशन, वेव इक्वेशन, दिस इज़ आवर वेव इक्वेशन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर वेव इक्वेशन, इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हो कि एक टर्म एक्स्ट्रा है, ये जो पूरा टर्म है ये पूरा एक्स्ट्रा है, क्योंकि अदरवाइज इससे पहले जब आपका होमोजीनियस मीडियम था, कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं था, फ्री स्पेस था, तो आपके पास सिर्फ डेल टू ई वाला टर्म था और म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर का टर्म था। ये जो एक्स्ट्रा टर्म आया है, तो यहाँ पर ये इसको डिफ्यूजिव टर्म कहते हैं। ये जो आपका एडिशनल टर्म है, इसको डिफ्यूजिविटी को, डिफ्यूज़न को बिलोंग करता हुआ टर्म कहते हैं, और जो ये कंडक्टिविटी का टर्म है इसकी वजह से है। अगर आप एक ऐसे मीडियम ले जहाँ पर जिस डेल्टा की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, तो ये पूरे का पूरा टर्म आपका गायब हो जाएगा। ओके, ये पूरे का पूरा टर्म आपका गायब हो जाएगा। इन दैट केस फिर आपके पास सारे टर्म्स जो है वैसे बचेंगे, इससे नॉर्मल बचते हैं। अब अगर यहाँ पर एक चीज़ और है, अब अगर इसी तरह से सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सिमिलरली वी में गेट एक्सप्रेशन फॉर एच ऑल्सो। यहाँ एच क्या है, यहाँ जो एच है वो है बी अपॉन म्यू। जो आपका बी मैग्नेटिक इंडक्शन है उसको म्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको एच मिल जाएगा। तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन कैसे होगा, वो एक्सप्रेशन ऐसा होगा डी टू एच माइनस म्यू टाइम कंडक्टिविटी डेल एच बाई डेल टी माइनस एप्सिलॉन म्यू डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर बराबर जीरो। याद रखना, ये एक्सप्रेशन अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, तो ये आपका इक्वेशन एच के टर्म में रहेगा, तो ये बिल्कुल इक्वेशन 1 जैसा दिखेगा। अगर इसको आप बी में लिखना चाहोगे तो आपको इक्वेशन नहीं पे उस तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा। ओके बच्चों, पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वेव इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं अगर आपके पास कंडक्टिंग मीडियम होता है। तो आप देखो यहाँ पर ये 2 इक्वेशन मैंने लिखी हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। और ये जो इक्वेशंस हैं इसमें आप देख रहे हो कि पहला टर्म ये सेकेंड ऑर्डर का है, यहाँ भी टाइम का सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन ये एक फर्स्ट ऑर्डर टाइम के साथ है, और आपके पास म्यू और ये कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट है। तो इसको मैग्नेटिक डिफ्यूजन टर्म कहते हैं, मैग्नेटिक डिफ्यूजिविटी यहाँ पर होती है। कुल मिला के आप समझ लो कि वेव इक्वेशन में ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये किसकी वजह से है, कंडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से। क्योंकि आपने कैसा मीडियम लिया है, जैसे कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी है,
तो आपको निकालना भी तो ये तो कंडक्टर मीडियम के लिए वेव इक्वेशन निकालना था। तो ये आपकी वेव इक्वेशन है। और आप देखो, एक वेव इक्वेशन ई के टर्म में है, दूसरी वेव इक्वेशन एच के टर्म में है। अब एच क्या होता है? जो एच होता है वो होता है बी अपॉन परमेबिलिटी। ये टर्म इस तरह से होता है, बी और एच के साथ में इस तरह का रिलेशन होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म निकला और मैग्नेटिक फील्ड का टर्म निकला। अब आगे इससे क्या करना होगा? आगे बच्चों हमें इससे क्या करना होगा? हमें प्लेन वेव सोल्यूशन इसका निकालना होगा, क्योंकि आगे हम ये निकालना चाहते हैं कि हमारे पास कंडक्टिंग मीडियम है तो ये वेव इक्वेशन क्या बता रही है, ये वेव इक्वेशन हमें किस तरह से गाइड कर रही है कि किसी कंडक्टिंग मीडियम में अगर वेव जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या होगा उसको हमें समझना है। तो आपको इसका प्लेन वेव सोल्यूशन निकालना है। प्लेन वेव सोल्यूशन इसका हमें निकालना है। अच्छा, प्लेन वेव सोल्यूशन निकालने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमको सजेस्ट करती है वो समझनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मान लो आपकी वेव जो है, सपोज वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द वेव इज़ मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद फिर जब वेव चल रही एक्स डायरेक्शन में तो हमारा जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो किस तरफ वाइब्रेशन है? उसके वाई डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसके किस तरफ डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन में। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो म्यूचुअली ट्रांसवर्स होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर एक्स में है तो चलने की दिशा के परपेंडिकुलर हमारा वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रिक का, और इलेक्ट्रिक और वेव के चलने के दोनों के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट का। तो ये चीज़ें मैक्सवेल की थ्योरी हमको बेसिकली बताती है, चाहे वो कंडक्टिंग मीडियम के लिए हो चाहे नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए हो। सो हम क्या मानेंगे? वी विल कंसीडर ई वाई जो होगा उसको हम नॉन जीरो मानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का वाई डायरेक्शन में तो है लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं, जेड डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं, तो ये सारे कंपोनेंट हम जीरो मानेंगे। उसी तरह से ये भी मान लेंगे कि एच एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, एच का वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं तो जीरो कर देंगे, लेकिन एच का जेड डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है तो आपको एच जेड ये मानना पड़ेगा। और वेरिएशन क्या होगा? क्योंकि हम कह रहे हैं एक्स डायरेक्शन में लाइट जा रही है, वेरिएशन इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि आपको डेल बाई डेल एक्स जो होगा वो मानना पड़ेगा। या अगर डेरिवेटिव की बात कर रहे हो तो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर मानना पड़ेगा, जबकि आप कहोगे कि देयर इज़ नो वेरिएशन इन द जेड डायरेक्शन, तो हम ये सारे जो है इनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो अब ये मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहे हो? वाई डायरेक्शन में केवल आपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट माना, बाकी डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है। जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट माना, बाकी में नहीं है। उसके अलावा आपकी वेव चूंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपको सारे वेरिएशन एक्स के हिसाब से लेने हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी? अब देखो इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो जाएगी? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और कौन सा कंपोनेंट है? ई वाई। उसके बाद म्यू एप्साइलन d2 ई वाई कंपोनेंट बाई डी टी स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा डी ई वाई बाई डी टी बराबर 0। अब देखो, चूँकि आप केवल कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ वेक्टर नहीं लगाओगे। ठीक है, अब आपको यहाँ वेक्टर नहीं लगाना है। सो दिस इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब हमें ये इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 3, इसी को ही सॉल्व करना है। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 3 को ही सॉल्व करना है। तो इस तरह की अगर इक्वेशन होती है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? तो अब आप लिखोगे द सोल्यूशन में कंसीडर्ड एज, क्योंकि मालूम था ही सोल्यूशन कैसा होता है इसका, ई वाई बराबर सम कांस्टेंट ई की पावर आई ओमेगा टी, ये तो टाइम वाला फैक्टर हो गया। और इसके साथ आप क्या मान सकते हो? इसके साथ आप मान सकते हो एक कोई गामा टाइम एक्स, मतलब ये एक्स प्रोपगेशन के लिए समझाने के लिए हमने ये फैक्टर लगा लिया। गामा कोई क्या है अब हम लोग देखेंगे, प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमने प्लस माइनस 200 मान लिया। तो ये आपने इसका सोल्यूशन मान लिया।
अब अगर ये इक्वेशन नंबर 4 सच में इक्वेशन नंबर 3 का सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम देख लें, इसमें हमें इक्वेशन नंबर 4 में पहले तो टाइम डेरिवेटिव चाहिए, फिर टाइम का डबल डेरिवेटिव चाहिए, फिर एक्स का डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो एक बार हम कर लेते हैं इस चीज़ को अलग अलग। तो अगर ई वाई है, अगर इसको टाइम के साथ डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, ई जीरो तो वैसे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी प्लस माइनस गामा टाइम एक्स वैसे आ जाएगा, और आपको करना होगा डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स इस फैक्टर का। तो ये जो पूरा फैक्टर है ये तो फिर से ई वाई हो गया, तो ये आ जाएगा ई वाई, और यहाँ डेरिवेटिव लोगे तो टाइम का डेरिवेटिव सिर्फ कितना देगा, आई टाइम ओमेगा, क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव गामा एक्स का कोई डेरिवेटिव होगा नहीं क्योंकि एक्स के साथ है और हम वेरिएशन देख रहे हैं टी के साथ। तो यानी कि एक बार डेरिवेटिव लोगे तो आप आ जाएगा आई ओमेगा ई वाई। इसी तरह से अगर हम इसको एक बार फिर से एक और बार टाइम का डेरिवेटिव ले लें, तो अगर एक बार और टाइम का डेरिवेटिव ले लोगे तो आपके पास पहली बार करने पर आई ओमेगा टाइम ई वाई आया था, एक बार और लिया आपने तो एक बार आई ओमेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई वाई, इसका मतलब हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ई वाई। ठीक है, तो टाइम के डेरिवेटिव इस तरह से आपको मिल जाएंगे। चलिए, अगर हम x के साथ डेरिवेटिव लें, तो अगर आपको ई वाई बाई डेल एक्स करना है तो पहली बात तो क्या होगा, ई नॉट हो जाएगा ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स हो जाएगा, और फिर आप डेल बाई डेल एक्स करोगे किसका, आई ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ गामा होगा, ये पूरी वैल्यू ई वाई के बराबर हो जाएगी। तो गामा एक बार गामा आएगा और पूरी वैल्यू ई वाई हो जाएगी। अगर हम इसको दो बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव लेने पे गामा मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से गामा मल्टीप्लाई होगा तो गामा स्क्वायर हो जाएगा और आपका ये टर्म आ जाएगा। तो प्यारो इस तरह से देखो आपको क्या मिल गया है, टाइम के साथ डेरिवेटिव लोगे तो आई टाइम वाई, टाइम का 2 टाइम डेरिवेटिव लोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ई वाई, पोजीशन के साथ 2 टाइम डेरिवेटिव लोगे तो गामा स्क्वायर ई वाई। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हमको सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इनको सबको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो लिख देते हैं इस बार इसी चीज़ को। तो ये कैसे लिखा जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, गामा स्क्वायर ई वाई, ठीक है, माइनस म्यू एप्सिलॉन, डबल डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव टाइम का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ई वाई, उसके बाद डिफ्यूजन टर्म है, फिर सिंगल डेरिवेटिव है तो आई ओमेगा ई वाई बराबर 0। आपने वो सारी वैल्यूज़ टाइम पोजीशन का डबल डेरिवेटिव, टाइम का डबल डेरिवेटिव, टाइम का सिंगल डेरिवेटिव सब यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर देखें, अब इसके बाद फिर इसको जितना हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं करेंगे, गामा स्क्वायर ई वाई यहाँ से आ जाएगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई वाई माइनस आई टाइम ओमेगा म्यू सिग्मा ई वाई बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा म्यू दिस प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई वाई आपका बाहर आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ई वाई है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो चूंकि आपको मालूम है कि ई वाई तो नॉन जीरो है तो सोल्यूशन लिया ही है आपने, तो ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन ये देगा कि गामा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ये आपका 0 होगा। तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर ऐसे आ गई कि ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। क्या हम इसको गामा स्क्वायर को एक तरफ लाके ऐसे लिख सकते हैं, आई ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर रिलेटिवली जरा तुलना करें, फर्स्ट टर्म में कंडक्टिविटी का टर्म है, सेकेंड टर्म में कंडक्टिविटी का टर्म नहीं है, क्योंकि आप कंडक्टर ले रहे हैं।
तो आप कहोगे, अगर आप गुड कंडक्टर की बात करोगे, आपने कंडक्टर लिया है, आपने प्रॉब्लम में कंडक्टर लिया है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होगा, तो फॉर गुड कंडक्टर जो ये कंडक्टिविटी का टर्म होगा ये टर्म आपकी ये जो एप्सिलॉन ओमेगा टर्म है ये इससे काफ़ी बड़ा होगा। सो इसका मतलब है सेकेंड टर्म में बी निगलेक्टेड, सो सेकेंड टर्म में बी निगलेक्टेड। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो गामा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई टाइम ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, ये टर्म आ गए आपके पास। अब यहाँ पर ऑलरेडी आई है, यहाँ है गामा स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर को मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखेंगे। एक मैथमेटिकल एक ट्रिक कह लो, एक मैथमेटिकल रास्ता क्या है, आप 2 टाइम आई ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 कर दो। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। एक और काम कर सकते हो, एक जोड़ो एक घटाओ प्लस 2i करो, इस तरह से। मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है कि -1 बराबर होता है आई स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या है, इसको लिख सकते हो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। ये जो पूरा फैक्टर है इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरे फैक्टर को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी गामा स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। ठीक है, और अब अगर स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस आई अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। और क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ एक टर्म लिख लें, पुट के बराबर अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। सो आपका जो गामा है वो हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस आई टाइम के। तो ये आपके पास एक गामा का टर्म आ गया, गामा का टर्म आ गया क्वेश्चन नंबर 5 में, प्लस माइनस के साथ में ये टर्म आ गया है। तो अब हमारा जो मेन सोल्यूशन क्या था, हम लोगों ने क्या माना था मेन सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ इक्वेशन नंबर 4 देखो, तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने ई वाई की वैल्यू इस तरह से कुछ मानी थी और गामा की वैल्यू अब हम निकाल के ले आए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 4 में गामा की वैल्यू रखेंगे ताकि हमें सोल्यूशन का बेसिक नेचर मालूम चल जाए। तो टू गेट द कंप्लीट नेचर ऑफ सोल्यूशन, टू गेट द कंप्लीट नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या करिए, यूज़ इक्वेशन 5 एंड 4, यूज़ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4। तो ई वाई बराबर E0 ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस माइनस यहाँ फिर से आ गया 1 प्लस आई टाइम के। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर एक सवाल ये आएगा कि भाई यहाँ जो ये प्लस माइनस है इसमें से क्या लेंगे, हम प्लस को लें कि माइनस को लें, दोनों में से एक चीज़ हमें लेनी होगी। हम यहाँ प्लस से माइनस लें तो एक लॉ होता है, एक रूल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, जैसे मान लो ये हमारे पास ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये एरो दिखा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये एरो दिखा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अगर कोई वेव इस तरह से आ रही है लेफ़्ट से राइट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, मतलब वो माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ आ रही है तो इसको नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर कोई वेव इस तरह से जा रही हो राइट से लेफ़्ट तो उसके लिए पॉजिटिव साइन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सो कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास हो जाएगा ई वाई बराबर E0 ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस 1 प्लस आई टाइम के। देखा ना आपने, यहाँ पर हमने प्लस माइनस वाला जो टर्म था उसकी जगह पर माइनस का टर्म लिया और ये कहे करके, इससे लॉजिक ये है क्योंकि हम एक ऐसी वेव को सोच रहे हैं जो कि सपोज लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की तरफ आ रही है, एक डायरेक्शन में प्लेन वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। तो अब आपके पास क्या लिखा जाएगा, ई की पावर आई ओमेगा टी, चूँकि ये सब कुछ पावर में है, ये सारा कुछ पावर में है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ई की पावर माइनस
के, एक मिनट, और x रहेगा यहाँ पर, एक और रहेगा यहाँ के x, गामा की वैल्यू आपने रखी ना, और वहाँ x भी रहेगा, तो x भी रहेगा, तो जाएगा e की पावर ax, और ये हो जाएगा माइनस आई के एक्स। आपने इनको ब्रेक कर दिया सारे फैक्टर्स को। अब देखो ये वाला फैक्टर में आई नहीं है तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, इसमें फैक्टर में आई नहीं है तो इसको अलग कर लेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा e0 e की पावर माइनस के एक्स, भाई बिना आई वाले टर्म एक तरफ लिख लो, और ये हो जाएगा e की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ई वाई की वैल्यू ये हो गई। तो आपका जो वेव है उसमें इस तरह का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है, और इस एक्सप्रेशन में कुछ खास बातें हैं जिसको समझनी है। ये जो पूरा फैक्टर होता है जिसमें कि आई नहीं होता है, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड टर्म। ये हमारा एम्पलीट्यूड का टर्म होता है, और ये वाला जो पूरा फैक्टर होता है इसे कहा जाता है फेज टर्म। ये फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देख रहे हो फेज तो सिंपल है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो ये शो कर रहा है कि कोई वेव है जो ओमेगा फ्रिक्वेंसी से और के वेव नंबर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, ये फेज वाला टर्म दिखा रहा है। लेकिन जो ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म है वो क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम मीडियम के अंदर जा रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास मीडियम है, मीडियम मान लो ये मीडियम हमारा शुरू है, आपकी वेव जैसे इसके अंदर प्रवेश करना शुरू करेगी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो e की पावर माइनस के एक्स फैक्टर के हिसाब से तेज़ी से कम होगा। माइनस हो रहा ना, तो मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये माइनस फैक्टर एम्पलीट्यूड को कम करता जाएगा। तो अगर एम्पलीट्यूड इस तरह से है तो एम्पलीट्यूड लगातार इस तरह से कम होता जाएगा। इसका जो डिके है वो e की पावर माइनस के एक्स के हिसाब से है। अब k क्या है, k हम लोगों ने देखा था, k था ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। तो इसमें कंडक्टिविटी का रोल आ रहा था, यानी कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो के ज़्यादा होगा। के ज़्यादा होने का मतलब है कि आपका जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो तेज़ी से घटेगा जैसे जैसे आप इस कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जाओगे। ठीक है ना, यहाँ पर के प्रोपगेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे इन अबव इक्वेशन, जो आपकी मेरे ख्याल से ये 5वीं इक्वेशन होगी या 6ठी जो भी होगी, इन अबव इक्वेशन आप कह सकते हो द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इन अबव इक्वेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव goes on decreasing as the wave propagate deeper into the medium। कैसा मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, into the conducting मीडियम। तो जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डीपर जा रही है इस कंडक्टिंग मीडियम के अंदर, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार कम होता जा रहा है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, दिस डिक्रीमेंट जो घटोतरी हो रही है, दिस डिक्रीमेंट डिपेंड्स ऑन म्यू एंड दिस कंडक्टिविटी सिग्मा फैक्टर। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो मीडियम आपने लिया है, उसका म्यू और उसका जो कंडक्टिविटी फैक्टर है वो ये डिसाइड करेगा कि कितनी तेज़ी के साथ हमारा जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर कम हो रहा है। अब इसी जगह पर हमारे पास एक समय आता है जब हम स्किन डेप्थ की बात को यहाँ पर उठा सकते हैं। स्किन डेप्थ वाली बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। स्किन डेप्थ क्या होता है, तो हमने देख तो लिया ही है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो एक्सपोनेंशियली मालूम है कि घटता है। एज वी नो दैट द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एज वी नो दैट द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, as we know that the amplitude decreases exponentially within the conducting medium, ओके। तो अब हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड जो होता है x पे डिपेंड करता है और किस फैक्टर के साथ, e0 e टू द पावर माइनस के एक्स, ये हमारा फैक्टर है। इस तरह से तो हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है।
अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप देखो, हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारा x की वैल्यू 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो आपका E0x जो होता है वो E0 के बराबर है। फिर क्या हुआ, जब आपकी x की वैल्यू k के बराबर हो गई, या x की वैल्यू 1/k के बराबर हो गई, ठीक है, x की वैल्यू आपने 1/k के बराबर कर दी, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, उसको हम सिग्मा डेल्टा कहेंगे। तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय E0 एट डेल्टा बराबर E0 e की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1/k की बराबर हो गई है, तो ये हो जाएगा 1/e ऑफ E0। तो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था E0, अब इस डेल्टा डिस्टेंस के बाद अब वो 1/e टाइम ही बचा है, तो इस डेल्टा डिस्टेंस को हम नाम देंगे स्किन डेप्थ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये मीडियम शुरू हुआ, ये आपका मीडियम है, ये आपका मीडियम था, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करती है। सपोज हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट ले लें इस तरह से, तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब एंटर करते तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये एम्पलीट्यूड था, ये देखो ये एम्पलीट्यूड है इसका, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये हाइट जो है वो E0 के बराबर है। तो यहाँ x0 पर वेव एंटर करती है और उसके बाद लगातार वो तेज़ी से एम्पलीट्यूड उसका कम होता जाता है। तो आप देखो E0 था, जैसे जैसे आप अंदर एंटर करते चले गए आपका x बढ़ना शुरू हुआ, एम्पलीट्यूड तेज़ी से घटते हुए 0 की तरफ बढ़ने लगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ एम्पलीट्यूड E0 था और ये कोई डिस्टेंस आई, इस डिस्टेंस पे आके, ये डेल्टा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे आकर के आपका एम्पलीट्यूड जो था वो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम बचा। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस के बाद आपकी वेव का एम्पलीट्यूड घट करके 0 ना हो जाए, बल्कि घट करके 1/e टाइम बचे, तो उस एम्पलीट्यूड को, उस डिस्टेंस को, जिसके एम्पलीट्यूड 1/e टाइम बचता है, उस डिस्टेंस को हम स्किन डेप्थ कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको लिख लीजिएगा। स्किन डेप्थ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आपके साथ साथ। स्किन डेप्थ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बियॉन्ड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस बियॉन्ड द surface of conductor inside it at which the amplitude of field vector is reduced to 1/e times of its value at the surface। तो सरफेस पर जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी, उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू का 1/e टाइम रिड्यूस हो जाने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस डिस्टेंस को हम उस मटेरियल का स्किन डेप्थ कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, डेल्टा, जो कि 1/k के बराबर थी, और 1/k का मतलब है ये पलट जाएगा तो 2/μ ओमेगा सिग्मा। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज़ द स्किन डेप्थ, दिस इज़ द रिलेशन फॉर द स्किन डेप्थ। और वो कंडक्टिविटी के ऊपर देखो, अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो स्किन डेप्थ कम होगी। तो अगर आपके पास मीडियम ज़्यादा कंडक्टिंग है तो आपकी स्किन डेप्थ कम होगी, और दूसरी तरफ अगर आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो भी स्किन डेप्थ आपकी कम होगी। तो इस तरह से ये स्किन डेप्थ वाला फैक्टर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना चाहिए इस बार के लिए।